हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। मींस कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बहुत सारी डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ हमने 10 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कलेक्ट किया है और आज के इस वीडियो में मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हर एक डेफिनेशन में क्या लॉजिक है वो सब चीजें हम क्लियर करेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी पार्ट फर्स्ट इसलिए डाला गया क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी कुछ हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी डेफिनेशन अगर एक ही वीडियो में डालते हैं ना तो उससे क्या होता है, वीडियो काफी लंबी हो जाती है। देखिए, डेफिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि साइंस को 3 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में अंदर बहुत सारी ब्रांचेस मिलती हैं। बायोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उनमें से एक ब्रांच जिसको जेनेटिक्स कहा जाता है। सबसे पहले हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन लेंगे, ठीक है। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, हेरिडिटी किसे कहते हैं? हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है वो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता। चलिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं हेरिडिटी को। देखिए, जैसे कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं, है ना। हर एक कैरेक्टर को जीन कोड करता है, ठीक है। ये चीज आपको जरूर याद रखनी चाहिए। एक कैरेक्टर को कोड करने के लिए कौन होता है? जीन। दूसरे कैरेक्टर के लिए दूसरा जीन, तीसरे कैरेक्टर के लिए तीसरा जीन, चौथे कैरेक्टर के लिए चौथा जीन। तो अलग अलग कैरेक्टर को कोड करने के लिए अलग अलग जीन होते हैं। यह बात आपको याद रखनी है, अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है कि एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन होता है, ठीक है। अब किसी एक कैरेक्टर का नाम लेते हैं, जैसे कि हेयर पैटर्न। हेयर पैटर्न में 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर। कर्ली हेयर को डोमिनेंट माना जाता है और स्ट्रेट हेयर को रेसेसिव माना जाता है, ठीक है। अब जो कर्ली हेयर है ये प्रभावी लक्षण है और स्ट्रेट हेयर अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। अब ये बात आती है कि पेरेंट्स में अगर कर्ली हेयर है तो कर्ली हेयर आपने देखा कि जो उन पेरेंट्स के जरिए जो प्रोजेनी जनरेट हुई है वहां पर भी कर्ली हेयर देखे जा रहे हैं। इसका मतलब कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है, कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ है और यही हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी इज अ टर्म which clarify the transmission of character from first generation to next generation, कि भाई कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से बच्चों में। क्लियर? नेक्स्ट, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हर एक स्पीसीज में, हर एक जनरेशन में बदलाव आता रहता है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के बेसिस पे भी बदलाव आता है और इस तरीके से वो प्रजाति जो है पृथ्वी पर बनी रहती है। तो इवोल्यूशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच अ चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन स्पीसीज एंड रिजल्ट्स टू फॉर्म अ न्यू वन आफ्टर पासेज ऑफ सेवरल जनरेशन। क्लियर? तो इवोल्यूशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमने फर्स्ट नंबर पे डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, नंबर 4। देखिए, जब किसी स्पीसीज में लगातार बदलाव होता रहता है ना तो काफी जनरेशन पास आउट होने के बाद एक नई प्रजाति का जन्म होता है और इसी को स्पीसिएशन कहते हैं। तो स्पीसिएशन क्या है? इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पीसिएशन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस आफ्टर द पासेज ऑफ सेवरल जनरेशन। कई जनरेशन पास आउट होने के बाद जब हर जनरेशन में लगातार बदलाव जो आते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और रिजल्ट में क्या होता है? एक बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज दिखाई पड़ती है। जैसे कि खुद ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है ना। इवोल्यूशन तो पूरा प्रोसेस हुआ, लेकिन जो एक नई प्रजाति देखी गई, लुक वाइज, कैरेक्टर वाइज बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन अपने आप में क्या है? एक स्पीसिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। और हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है? अफ्रीकन एप्स, ये आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है। तो ऐप से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, ठीक। तो इवोल्यूशन पूरा प्रोसेस हुआ, लेकिन स्पीसिएशन क्या है? जो नई प्रजाति बनी, चेंजेस के इकट्ठा होने की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, ठीक। नेक्स्ट नंबर, हेरिडिटी मटेरियल।
हो सकता है आपको लिखा मिले जेनेटिक मटेरियल, वो भी एक ही बात है, क्योंकि हेरिडिटी में कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है ना वो डीएनए के बेसिस पर ही होता है। अब सबसे पहले एक बात, स्टार्टिंग के टाइमिंग में इस टॉपिक को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना था कि भाई प्रोटीन ट्रांसफर होती है। मेन दो चीजों को लेकर बात चल रही थी स्टार्टिंग के टाइमिंग में, नंबर फर्स्ट प्रोटीन और नंबर सेकंड डीएनए। कुछ का मानना था कि भाई प्रोटीन ट्रांसफर होती है और कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि नहीं, डीएनए ट्रांसफर होता है। काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन रिजल्ट जो आया वो आया डीएनए, कि भाई डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती है। डीएनए तो खुद एक तरीके से प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रोटीन को तैयार करता है। तो डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस बात को साबित किसने किया? वो साइंटिस्ट का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, मार्था हार्शे एंड चेज। ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस बात को साबित किया कि भाई डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती। हार्शे एंड चेज, शॉर्ट में बल्कि इस तरह से नाम चलता है, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये आपको क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा टॉपिक, ठीक है। तो हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको एक और नाम से जाना जाता है, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले किचन में यूज होने वाला एक डिवाइस यूज किया था अपने प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए, और वो था मिक्सर, ठीक है, मिक्सर जिसको बोलते हैं जनरली, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो फिलहाल आपको याद रखना है हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी आपको मिल सकता है बुक्स में, और वो क्या है? डीएनए, प्रोटीन नहीं है। क्लियर रखना है इस टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट, जीन क्या है ना? जीन किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो किसी एक कैरेक्टर को कोड करता है, ठीक है। डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो किसी एक कैरेक्टर को कोड करता है उसको जीन कहते हैं। इज अ स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है डीएनए का जो एक कैरेक्टर को कोड करता है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम जीन कहते हैं, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, और एक जीन एक आदत को कंट्रोल करता है, एक कैरेक्टर को कोड करता है। जैसे कि हेयर पैटर्न, इसके लिए अलग जीन, हाइट एक दूसरा कैरेक्टर, उसके लिए अलग जीन, पिगमेंट्स स्किन कलर, इसके लिए अलग जीन। तो जितने भी इस तरह के कैरेक्टर होते हैं उन सभी के लिए अलग अलग जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान क्या रखना है आपको? एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है सिर्फ। करते हैं हम नेक्स्ट, नंबर 7, अलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील, ठीक है। एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है, जैसे कि अपने हाइट के लिए अलग जीन होता है, स्किन कलर के लिए अलग जीन होता है, हेयर पैटर्न के लिए अलग जीन होता है। ये अलग अलग कैरेक्टर थे और उनके लिए अलग अलग जीन होता है, और हर जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, ठीक है। क्लियर? तो आप डिफाइन में क्या देंगे कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। नेक्स्ट, नंबर 8, जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी स्मॉल पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जीन्स की फ्रीक्वेंसी को लेकर जो बदलाव देखा जाता है उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या डिफाइन करता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया आपने सेलेक्ट किया, उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उन ऑर्गेनिज्म में जीन्स की फ्रीक्वेंसी को लेकर, जीन्स के नंबरिंग को लेकर, उनके कैरेक्टर्स को लेकर जो बदलाव देखा जाता है वही जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड, और नंबर 10 पर डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों ही डेफिनेशन मेंडल के 2 अलग अलग क्रॉस हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। हालांकि इन पर सेपरेट वीडियो भी जा चुकी है, आपने उसको देखा भी होगा, अदरवाइज आप उसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ये पूरा एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 9, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर की 2 अलग अलग फॉर्म के बीच में क्रॉस कराया जाता है। देखिए इस तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें आप क्रॉस करा रहे हैं। ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट।
ठीक है। तो टॉल प्लांट का जब आप डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो उस दौरान जो आप सिंबल दिखाते हैं ना यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो पैटर्न दिखाया जा रहा है इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम आपको लिखा मिलेगा। पर मोनोहाइब्रिड क्यों लिखा मिलेगा? क्योंकि एक कैरेक्टर की दो अल्टरनेटिव फॉर्म के बीच में आप क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे, इस चीज को क्लियर करते हैं। कैरेक्टर कौन सा है यहां पर? हाइट। तो हाइट की दो अलग अलग फॉर्म, भाई दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हाइट की, या तो लंबे पौधे होंगे या छोटे पौधे होंगे। अब लंबे पौधे का छोटे पौधों के साथ आप क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो पेयर में लिखा है, पेयर में क्यों डाला है? क्योंकि हर एक फॉर्म को आप जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है, उसमें पेयर्ड सिंबल लेते हैं एलील्स की वजह से। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अल्टरनेट फॉर्म जो होती है ना जीन्स की, उसको हम एलील कहते हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी होती है डोमिनेंट पार्ट की और एक रेसेसिव पार्ट की, ठीक है। अलग अलग वहां पे कंडीशन होती है, जैसे कि यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन वो क्रॉसिंग के रिजल्ट की वजह से आता है, ठीक है। वो आपको मोनोहाइब्रिड का जो क्रॉस है वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको यहां पर जो डिफाइन में देना होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब आप क्रॉसिंग कराते हैं टॉल प्लांट की ड्वार्फ प्लांट के साथ, पर यहां पर जो आपने टॉल की ड्वार्फ के साथ कराई है, तो टॉल और ड्वार्फ दोनों ही एक ही कैरेक्टर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर तो एक ही हुआ ना, तो इसलिए आपने नाम क्या दिया? मोनो। मोनो मींस एक, ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पे एक दूसरी डेफिनेशन भी आती है, वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर की टोटल 4 फॉर्म बैठेंगी, तो उनके बीच में जब आप क्रॉस कराते हैं तो वो बनता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि दो कैरेक्टर लेते हैं, नंबर फर्स्ट कैरेक्टर सीड शेप, नेक्स्ट सीड कलर, ठीक है। अब सीड शेप में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? राउंड एंड रिंकल्ड, ये उनके लिए सिंबल्स होते हैं ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहां पे राउंड एंड रिंकल्ड। और सीड कलर के लिए येलो एंड ग्रीन, ठीक है। तो सीड शेप एक अलग कैरेक्टर है, सीड कलर एक अलग कैरेक्टर है, तो दो कैरेक्टर की 4 फॉर्म बनती हैं, है ना। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? डाइहाइब्रिड, क्योंकि दो कैरेक्टर लेकर चल रहे हैं और यहां पर एक कैरेक्टर लेकर चल रहे थे, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप सभी डेफिनेशन को रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और उसको अपने रजिस्टर में नोट भी कर लेना, ठीक है। और जो बीच में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं उनको भी नोट कर लेना। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में।